हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा है। उस 4 विधानसभा में एक विधानसभा है आसपुर, जहां 36 कौमों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। उमेश जी डामोर का परिचय मैं आपको दे देता हूं। उमेश जी डामोर आसपुर विधानसभा में जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर अपने दावेदारी जताई थी और दावेदारी जताकर लोगों के बीच रहे और लोगों ने इनको काफ़ी मत दिए और आदिवासी समाज का एक चेहरा, हमारी एकता समाचार की अभी एक सर्वे चल रही है, उस सर्वे के मुताबिक एकमात्र चेहरा हमारे बीच है उमेश जी डामोर से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जो आसपुर विधानसभा में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आसपुर एकता समाचार के माध्यम से। उमेश जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, आपका परिचय बताइए, आप कहाँ के हो, कहाँ निवास करते हैं? सबसे पहले तो एकता परिचय आज हमारे निवास स्थान पे घर पे टीम पहुंची, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद जोहार एकता समाचार टीम को। मेरा खुद का परिचय बताना चाहूँगा कि मेरा नाम उमेश डामोर, 2016 में एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहा और 2018 के अंदर आसपुर विधायक प्रत्याशी रहा, जहाँ पे मैं सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई थी। मेरे को 52,000 से ऊपर वोट मिले थे। सर बताइए, आप कौन सी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं? मैं आसपुर विधानसभा से हूँ और आसपुर विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी जहाँ तक टिकट की बात आती है तो समाज तय करता है, समाज की जाजम तय करती है, आम लोग जनता तय करती है कि किस आदमी को टिकट देना। और 2018 के अंदर भी आम जनता ने और समाज की जाजम ने मिल के तय करा था मुझे, और मैं चुनाव लड़ा था। इस बार भी मैं चुनाव सब लोगों की, पूरे आसपुर विधानसभा की सबकी उम्मीदें भी हैं कि उमेश जी को हम आगे करेंगे और मेरे को आगे करने में सब लगे हुए हैं, तो मैं ज़रूर आगे होके मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आप सबके सुख दुख में सहयोग करते हो, कभी किसी का कोई भी ऐसा कार्य हो उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो, तो इसका क्या कारण है जो आप इन तक पहुँचते हैं? देखो, मेरा राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ 2016 12-13 से मैं राजनीतिक कैरियर हुआ। तब से मैं विद्यार्थियों के हित में हमेशा काम करता आया। इसके बाद प्रेसिडेंट बना। इसके बाद जब जनता के बीच में आसपुर विधानसभा की बात आई, सबसे पहले एक बड़ी घटना हुई थी 2 अप्रैल वाली घटना। उस 2 अप्रैल वाली घटना में एक बहुत ही खतरनाक नंदनीय घटना थी वो। उस घटना को लेके भी मैं काफ़ी सारा उस घटना 2-3 दिन मैंने निकाले और रात को 11 बजे जा बच्चों को छुड़ाया भी सही। काफ़ी सारा वो घटना हुई तो मुझे दुख हुआ। इसके बाद समाज के बीच में हमेशा उठता बैठता और जहाँ दुख की बात हो, सुख की बात हो, किसी की ज़मीन का मामला हो, किसी के रोड के मामले हो, कई हॉस्पिटलों में दिक्कतें हुई हो, काफ़ी सारा मैं समाज के हित में, और अन्य समाज भी मेरे पास आता है, जैसे ओबीसी समाज से कोई, जैसे हमारे देवला के पास में एक घटना हुई थी अभी, चंद्रवीर सिंह जी की बेटा था, उसकी आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि कई अलग तरीके से किसी ने मेरे बेटों को मार दिया है। तो उनको भी हम ऐसे भी सहयोग करते हैं, जहाँ मेरे घर के आंगन पे जो भी आता है उनके लिए हम हमेशा सहयोग करते हैं। जिसके साथ भी अन्याय होता है उसको न्याय के लिए हम खड़े रहते हैं। युवाओं के लिए क्या कहोगे आप? युवाओं के लिए तो आज सबसे ज़्यादा अगर मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिलता है युवाओं को मिलता है, और युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सब मिल के युवा मेरे को आगे भेजेंगे तो मैं कुछ यहाँ बेरोज़गार युवा साथियों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करूँगा। आज हमारा युवा काफ़ी सारा इधर रोज़गार के लिए दौड़ता फिरता रहता है और नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भी हम देखेंगे। और सबसे बड़ी युवाओं की मांग है कि आसपुर विधानसभा के अंदर कॉलेज होनी चाहिए। तो आज कॉलेज भी मिली, जो हमारी मांग थी और आवाज़ भी हम लोगों ने उठाई थी, तो साबला के अंदर हमारी कॉलेज भी खुली और आज आसपुर की मांग अधूरी है। सबसे बड़ी मांग तो हमारी आसपुर विधानसभा के अंदर, आसपुर के अंदर कॉलेज खुले, ताकि आसपास के सभी बच्चा वहाँ पे कॉलेज में जा सके और उनकी शिक्षा प्राप्त कर सके। सर, आपके क्षेत्र में लोग प्लान करते हैं, कोई अहमदाबाद जाता है, कोई इंदौर जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, तो बताइए आप जीतोगे
तो इन प्लान करने वालों के लिए आप क्या करो? देखो, उनको बाहर जो भी जाते हैं उनको हम यहाँ पे आसपुर विधानसभा के अंदर रोजगार के लिए कुछ ऐसा, जैसे डूंगरपुर के अंदर सिंटेक्स है जहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पे, तो एक उनका अपना घर चलता है। तो इस तरह से हम आसपुर विधानसभा में भी कुछ ऐसा बड़ी कंपनियां वगैरह करवाएंगे। और रही बात, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, आसपुर विधानसभा के अंदर हमारे सबसे बड़ा सोमकमलावा डैम है, इससे भी हमारा काफ़ी सारे युवा साथियों का रोजगार चल सकता है। और ये जैसे माइंसे हैं हमारे इधर दोवड़ा ब्लॉक के अंदर भी हमारे ये हिराता साइड माइंसे हैं, और इधर साबला तरफ माइंसे हैं, आसपुर के अंदर माइंसे, काफ़ी सारे बाहर के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि आसपुर विधानसभा के लोग ही यहाँ पे स्थानीय जॉब करें, ताकि जो भी उनके 10,000 5,000 20,000 रुपये जो भी सैलरी रहे वो घर बैठे यहाँ सुविधा मिल पाए और काम कर पाए, जॉब कर पाए, और वहाँ पे उनका घर गुजारा चल सके। ये मेरी सबसे बड़ी मांग रहेगी आसपुर विधानसभा के अंदर। सर बताइए, आपके यहाँ पे शिक्षा तो कर ली है, मगर शिक्षा करने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, आज आसपुर विधानसभा में भी यूँ देखा जाए तो बहुत सारे हमारे बीएड करे हुए और एसटीसी करे हुए और अलग अलग डिप्लोमा करे हुए, आईटीआई करे हुए काफ़ी सारे युवा बैठे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले मेरी 2018 के अंदर ये मेरी तरफ से तीनों ब्लॉक पे कोचिंग सुविधा के लिए भी मैंने घोषणा पत्र में करा था, ताकि फ्री में कोचिंग सुविधा होगी तो अच्छी फैकल्टी होगी कोचिंग सेंटर पे, तो बच्चा अच्छा पढ़ के और नौकरी लग सके। लेकिन आज की तारीख में यहाँ पे स्थिति ये है कि आज जो बीएड जैसे तैसे बीएड कर लेते, एसटीसी कर लेते, लेकिन उनके तैयारी करने के लिए जयपुर भी जाते, उदयपुर भी जाते, होने के बाद भी 3-4 महीने साल पर वहाँ पे जाके रूम किराया देते, कोचिंग सेंटर पे फीस भरते। इसके बाद जब पेपर आउट हो जाता तो वो जो भी स्टूडेंट रहता तैयारी करने वाला काफ़ी सारा दुखी हो जाता है और बीच में वापस परिवार के बीच में आता है। और लगभग उनकी उम्र 25 से 30 साल की उम्र होने के बाद वो फैमिली शादीशुदा हो जाता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। इसके बाद उनकी गरीबी वहीं से वापस स्टार्ट हो जाती है और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो हम इसके लिए कुछ अच्छा तोड़ निकालूंगा अगर मैं विधानसभा में जाता हूँ, और तो फ्री में कोचिंग सुविधा कराई जाएगी। और जो पेपर आउट होते हैं उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे विधानसभा के अंदर के ऐसा युवा साथियों के लिए जो गरीब हैं, जैसे तैसे पैसे मांग के, उधारी मांग के वहाँ तैयारी करते हैं और पेपर आउट हो जाते हैं। जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ा दुख होता है। और जो पेपर आउट होने के बाद अगर पेपर किसके पास जाता है, जिसके पास पैसा है उसी के पास जाएगा। बाकी जो गरीब है वो पेपर खरीद भी नहीं सकता। आज आप देख सकते हो कि एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कई बार लाख 1.5 लाख 1 करोड़ रुपए में पेपर बिकता है। तो इतना गरीब बच्चे के पास पैसा नहीं रहता। ये पेपर अगर खरीद सकता है, कोई अमीर बच्चा हो, पैसा वाला बच्चा हो, वही खरीद सकता है। मैं ये आपके एकता समाचार न्यूज़ के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। उसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि 5वीं फेल मत करना, 8वीं फेल मत करना। जब बच्चे को डर ही नहीं रहेगा कि हम फेल ही नहीं होंगे तो वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। और टीचरों को भी अगर डफर बच्चा है तो उसको भी पास करना पड़ेगा। और एक तरफ सरकार ने, जहाँ सरकारी स्कूल के अंदर सुविधा होनी चाहिए, जैसे 5वीं तक स्कूल है उसके अंदर न्यूनतम 3 का स्टाफ होना ज़रूरी है, वहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है। और वहाँ पे टीचर को भी आधा काम तो वहाँ पे सर्वे का दे दिया है। तो 8 घंटे में से 5 घंटे तो वो सर्वे के अनुसार बिगाड़ देता है, आंकड़े लगाने में बिजी है टीचर। तो वो बच्चों को कैसे टाइम पढ़ा पाएगा। सीनियर स्कूलों में भी यही स्थिति है। आज सीनियर स्कूल में 2 का, कई स्कूलों में तो ये है 5 का स्टाफ मिल रहा है, 7 का स्टाफ मिल रहा है, 10 से ऊपर कोई स्टाफ नहीं मिल रहा सरकारी स्कूलों के अंदर, सीनियर स्कूल के अंदर। तो काफ़ी सारे हमारे विधानसभा में ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इसके हिसाब से आज हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, युवा, उनके शिक्षा का जो भविष्य है वो बिगड़ रहा है। और लास्ट में कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि आज कॉलेज में भी मेरिट लिस्ट होती है जिसके 70% आज वेटिंग लिस्ट, मतलब 60% 55% गई है। तो जिसका बच्चा अगर 70% 60% नहीं बन पाएगा तो वो बच्चा कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसका
एक कारण है क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई उनको सरकारी स्कूल से। नीचे से प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल और सीनियर स्कूल में कहीं न कहीं स्टाफ की कमी की वजह से अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिली तब जाके बच्चों का अच्छा परसेंटेज नहीं मिला, ये मैं मानता हूँ। हमारे आदिवासी युवाओं के लिए क्या करें? आदिवासी युवाओं के लिए तो मैं सब कहना चाहूँगा कि जब से हमने आदिवासी युवाओं की एकता और आदिवासी समाज के लिए काम जन जागरण चालू करा है, तब से युवाओं में बहुत कुछ परिवर्तन आया। आज पहले हमारे शिक्षा ही नहीं थी, मतलब 50% शिक्षा थी हमारे समाज के अंदर, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 70-80% शिक्षा आज हमारे समाज के अंदर आई है। और काफ़ी सारे युवा आज कॉलेज के अंदर गए हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं और सरकारी नौकरियां भी अंदर भी बहुत सारे गए हैं। लेकिन कभी कभार क्या दुख ये होता है कि आज हमारे 2013 के अंदर जो रिजर्वेशन टीएसपी में जो लागू हुआ, उस समय कांग्रेस के 17 एमएलए ने साइन करके दे दिया। वहाँ सबसे बड़ा हमारा समाज के साथ धोखा हुआ। वही इसके बाद अधिसूचना जो जारी हुई, इसके बाद वो खारिज भी हुई और फिर 2016 के अंदर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार ने भी सभी एमएलए ने साइन करके दे दिया। तो हमारे समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा दिया हो तो हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए जो आदिवासी नेता थे, आदिवासी एमएलए थे, उन्होंने धोखा दिया है हमारे साथ। तो ये समाज के साथ बहुत बड़ा हमारे जो एमएलए हमने यहाँ बना के जिता के भेजे थे, उन्हीं ने हमारे समाज के साथ धोखा किया है। सर, आपका एक मिशन है जंग जंगल जमीन, हम्म। इसके बारे में क्या है? देखो साहब, आदिवासी हम कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, तो आदिवासी ही इस जल जंगल को बचाने वाला है। आज हमारे यहाँ पुरखों की बात करें, इस हमारे पाल जितनी जो 17 पाले की बात करें, तो उस पालवी धरती पे सबसे पहले आदिवासी निवास करता है। आसपास के हमारे बाप दादा डोकरे कहते हैं पूरा जंगल एरिया ही था, मतलब कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। शेर से डरते, जानवरों से डरते थे। उस समय आदिवासी इस जंगल में रहा। इस जंगल को साफ करने वाला भी आदिवासी है, ज़मीन निकालने वाला भी आदिवासी है। जहाँ पे न बिजली की सुविधा थी, न फ़ोन की सुविधा, न किसी प्रकार की पानी की सुविधा थी, नदी नाले में पानी पी के जिंदा रहने वाले थे। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उस समय से हमारा आदिवासी यहाँ पे निवास करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम तो मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था, वो तो गलत नहीं हो सकता है। यूँ। सर, आपका घोषणा पत्र के मुताबिक आप जो है वो किसानों के लिए क्या करोगे? किसानों के लिए मैंने पहले भी घोषणा पत्र में हमारा डाला हुआ था। इस बार हमारे यहाँ पे क्या है कि आसपुर विधानसभा के अंदर लगभग बड़े बड़े डैम हैं। जैसे हमारा बलौता डैम है, यहाँ दोबड़ा ब्लॉक के अंदर बलौता डैम है, और ये डिमिया डैम है। वहाँ से हमारे अगर सिंचाई के लिए किसानों को पानी दिया जाए तो हर गांव में पहुंच सकता है और हर घर पे भी पहुंच सकता है। ये इधर से हमारा सोमकमला बा आ गया, तो सोमकमला का डैम का भी पानी लगभग आसपास के 200 गांवों तक पानी जा सकता है सिंचाई के लिए। तो अगर हर गांव में हर घर पे पानी जाएगा तो किसान अच्छी खेती कर पाएगा, साल के अंदर 3 फसल 4 फसल पूरी कर पाएगा। तो वो बाहर उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही खेती कर सकता है। और एक किसानी की बात ये भी है, जैसे यहाँ हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसान खेती पे भी निर्भर हैं। तो पानी की सुविधा अगर होगी तो अधिक फसल भी ले पाएंगे। प्लस हमारे यहाँ जैसे मेरी सबसे बड़ी मांग घोषणा पत्र के अंदर ये भी रहेगी कि जैसे आसपुर के अंदर डेयरी गवर्नमेंट खोली जाए, जो सबसे ज़्यादा पशु हमारे इस एरिया के अंदर रखते हैं। तो गाय भैंस वगैरह सब रहते हैं, तो दूध के लिए भी हमारा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ टैंकर भर के लेके बाहर जाते हैं तो काफ़ी इनको रेट कम मिलती है। तो हम चाहेंगे कि उनके लिए कई आसपुर विधानसभा में हम ऐसे डेयरी गवर्नमेंट की सुविधा कराएंगे ताकि उनकी अच्छी रेट भी मिल पाए और किसान पूरा उनका पैसा भी मिल पाए, पूरा मेहनत जिस तरह से करते हैं ऐसा पूरा पैसा भी मिल पाए, ये हम कहना चाहते हैं। और भी काफ़ी सारी जैसे साबला के अंदर भी हैं, तो वो 2-3 नदियाँ जो मिलती हैं वहाँ पे भी अगर एनीकट बनाया जाए तो आसपास के लोगों को जो भी पानी की सुविधा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है वो हो जाए। और वहाँ पे पहले से अगर पानी की सुविधा है भी से नहरें भी हैं, तो कई सारे नहरें लीकेज से हैं, उसको मरम्मत करके नई नहरें भी बनाई जाएगी वहाँ पे। हम ये कहना चाहते हैं आपके एकता समाचार न्यूज़ के माध्यम से।
सर, अभी वर्तमान कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का विकास कार्य चल रहा है, योजनाएं भी काफी आ रही है, तो बताइए इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, मैं आपको कहना चाहूँगा सबसे पहले तो यह अभी वर्तमान जो कांग्रेस की सरकार जरूर कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पे हमारे विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी के एमएलए हैं। आज आसपुर विधानसभा में कई जगह आप सर्वे कर रहे हो तो घूम भी रहो तो आप लोगों ने देखा होगा जो मेन सड़कें वो तो आज बनी है, लेकिन आज भी गाँवों के अंदर सड़कें नहीं बनी हुई हैं। आज भी वहाँ इस तरह से सड़कें हैं, कई गाँवों में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मतलब पशु नहीं जा सकता, जानवर नहीं जा सकता, ऐसी सड़कों पे भी आज हमारे लोग आवक जावक कर रहे हैं। और वहाँ पे कोई लोग अगर बीमार हो जाए तो वहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, ना कोई प्राइवेट गाड़ी ले जाके तुरंत सुविधा हॉस्पिटल तक मिल पाए, वो भी आज तक नहीं हो पाई है। तो काफ़ी सारा विकास तो आज भी हमारा आसपुर विधानसभा में, जैसे वहाँ पे हम हिराता साइड देखते हैं तो हिराता के अंदर आज भी एक हामी तट जो बोलते हैं, वहाँ पे आज भी नाव में बैठ के लोग पानी लेने जाते हैं, वापस आते हैं। आज किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी, किसी की डिलीवरी हो तो भी, किसी का बीमार हो जाता तो भी नाव में बैठ के उधर आते हैं। वहाँ पुल की ज़रूरत है, वहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है। इधर आतरी साइड भी, काहरी साइड भी काफ़ी सारे जहाँ पे हमारे गांव के लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो वहाँ पे आज भी सड़क नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे इस एरिया के अंदर भी, जैसे पास का एक गेपुला गांव है, आज भी सड़क नहीं है वहाँ पे। ये जैसे सकानी के साइड कई सारी सड़कें नहीं बनी हुई है अभी तक। सावला के अंदर भी काफ़ी सारी समस्या है, सड़कें नहीं बनी हुई है। जहाँ पानी की सुविधा अभी तक कई गांवों में पानी की सुविधा नहीं हुई, हैंडपम्प तक नसीब नहीं मिल रहा है। और जहाँ नहरें भी हैं तो वहाँ जहाँ पे सुविधा है वहाँ पे लीकेज वाली मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ आज तक किसी ने पैरवी नहीं करी है। कोई भी विधायक रहा हो यहाँ पे, किसी ने आज तक पैरवी नहीं करी है। खाली ये बड़े बड़े जो मंदिर दिख रहे हैं, जैसे बेणेश्वर एक हम मानते हैं आदिवासी का महाकुंभ है वहाँ बेणेश्वर, और आदिवासी महाकुंभ पे विकास होना भी ज़रूरी है। लेकिन आदिवासी महाकुंभ पे भी कई प्रकार के अलग अलग बिठा दिया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वास्तविक आदिवासी महाकुंभ है तो आदिवासी महाकुंभ का वहाँ पे मावजी महाराज की आज तक मूर्ति नहीं लगी है। वहाँ पे जो अलग अलग हमारे आदिवासियों के वहाँ पे मूर्तियाँ लगनी चाहिए, वेशभूषा हमारी संस्कृति वहाँ पे दिखनी चाहिए, वो भी हम कहना चाहते हैं। आज वहाँ पे बेणेश्वर के अंदर हमने पूरे समाज ने मिलके लगभग वहाँ पे 10 से 12 लाख रुपया खर्चा करके वहाँ पे जो भूमि थी बीच के टापू के अंदर, वो ज़मीन बबुल के वो थे, वो पूरे साफ करा के वो ज़मीन निकाली। उस ज़मीन पे आज कई लोग उस ज़मीन पे नीतियाँ खराब हो गया, उस ज़मीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ उस ज़मीन जैसे बची है, आदिवासी महाकुंभ है तो आदिवासियों को वहाँ पे कुछ पहचान दी जाए। वहाँ पे आदिवासियों के मावजी महाराज की एक बड़ी मूर्ति लगाई जाए। हमारे वाल्मीकि ट्रस्ट के द्वारा जो इधर विकास होना चाहिए वो होना चाहिए। अब वहाँ पे उधर का ट्रस्ट बना रखा है, वहाँ पे सब गैर लोग हैं। अब गैर लोग भी जो असामाजिक तत्व फैलाना चाहते हैं वही लोग वहाँ पे हैं। वहाँ दबंगगिरी और गुंडागर्दी करके वहाँ पे उस बेणेश्वर पे कब्जा कर रखा है। और यहाँ के जो भी नेता मिलता है, जो भी बनता है, वो भी उन्हीं का साथ देता है। तो वहाँ एक तरह की बहुत बड़ी गुंडागर्दी भी है, जहाँ पे आम जनता के बीच में, आम गाँव के बीचों में जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ पे नहीं देख के, वहाँ पे जहाँ विवादित मामला होता है और विवादित मामला करने के लिए नेता तैयार रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि गाँव में अधिक से अधिक विकास हो, जहाँ शिक्षा की बात आए, रोजगार की बात आए, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी हो, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आम गांव तक, आम व्यक्ति तक और आम घर तक हम योजना का जो भी हो फायदा दिलाने का भी काम करेंगे। यहाँ कांग्रेस की सरकार अभी वर्तमान है, और जैसे मैं कहना चाहूँगा अभी ये राहत, मुख्यमंत्री राहत कैंप लगे हैं, इससे पहले राजस्व कैंप लगे हैं, हर पंचायत के अंदर राजस्व कैंप लगे। तो राजस्व कैंप के अंदर भी मैंने देखा कि सिर्फ मंच वहाँ पे दिया गया था, नेता आया भाषणबाजी करके गया, फिर इसके बाद वहाँ पे जनता आई, सुनी, सब कुछ हुआ, लेकिन राहत उसमें राजस्व कैंप के अंदर किसी लोगों को न तो मकानों के पट्टे मिले, न ज़मीन के पट्टे मिले, न किसी के बिजली से कोई फ़ायदा हुआ। काफ़ी सारा लोगों ने डॉक्यूमेंट सब फोटोकॉपी करा के फॉर्म भरे, वो फॉर्म आज सूचना के अधिकार के तहत निकाले भी सही तो वो वापस मिलता भी नहीं, पता नहीं कौन सी डस्टबिन में डाल रखा, वो भी हम लोगों को आज भी नहीं पता पड़ रहा है।
तो काफ़ी सारे अभी मुख्यमंत्री राहत कैंप चला, उसके अंदर भी वही मंच लिया और बड़े बड़े नेता आए, सब ने भाषण करा। किसी ने गहलोत साहब के नाम के वाह वाह भजन मंडली कर दी, गहलोत साहब की वाह वाह कर दी, राहुल जी गांधी साहब की वाह वाह कर दी। काफ़ी सारे वाह वाह करने के अलावा कुछ नहीं करा। आज न बिजली पे राहत मिल रही है, न आज महंगाई पे राहत मिल रही है। आज एक स्कीम अभी फिर आई है मोबाइल वाली। इस मोबाइल में अब ये सरकार मोबाइल तो देना चाह रही है, लेकिन आज की तारीख में जो 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची है उसको अगर मोबाइल देगी सरकार, तो क्या वो 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची पढ़ाई करेगी या फिर मोबाइल देखेगी? आज मोबाइल एक सुविधा भी है और असुविधा भी है। अगर अच्छा इस मोबाइल का उपयोग किया जाए तो वो एक सुविधा है, अगर इस मोबाइल को गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो वो असुविधा है। तो हम लोगों को मोबाइल, जो 11वीं 12वीं में बच्चियाँ पढ़ती है उसको मोबाइल ना देना चाहिए। और वास्तविक यूँ बात है कि अगर मोबाइल तो एक सुविधा है जिसके खुद मोबाइल खरीद सकता है, इससे मोबाइल से बेहतर तो तुम वहाँ पे अच्छी शिक्षा दो। हर घर में ऐसी आप योजना लानी चाहिए कि जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाए। अगर गवर्नमेंट में वो बच्चा सही तरह से नहीं पढ़ पा रहा है तो ऐसी एक्स्ट्रा क्लास लगाया जाए, गेस्ट फैकल्टी द्वारा टीचर लगाया जाए। और गांव में अलग से कोचिंग सुविधा के लिए एक कई सारे हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, तो उनको जो भी 10,000 15,000 रुपये सैलरी दे के गाँव के बच्चों को पढ़ाया जाए। इस तरह से अगर स्कीमें आती है सरकार की तो हमारे लिए बेहतर रहेगी। मोबाइल देने से कोई विकास नहीं हो जाता और मोबाइल देने से अच्छी शिक्षा नहीं आ जाएगी, मैं ये कहना चाहता। और अभी ये जैसे सामग्री आई, अभी पोषार का सामग्री जैसे देते हैं, मिर्ची देते, हल्दी देते, ये नमक देता। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, नमक के अंदर पत्थर आ रहे हैं, मतलब मिट्टी आ रही है और मिर्ची आ रही है। कई सारे तो न्यूज़ ये भी आ रही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां माल नहीं बिकता वो माल निकाल देते हैं। अब वो माल कंपनियों को क्या करना, माल निकालना है, वो डेट चली जाती है। इसके बाद भी हमारे जो शिक्षा नहीं होने की वजह से गाँवों में लोग खा लेते हैं और बीमार भी हो जाते हैं और 5 6 7 साल बाद उनकी बीमारी उत्पन्न होती है, अलग अलग कैंसर का रूप आते हैं और मतलब लाइफ से चला जाता है। तो ऐसी ऐसी काफ़ी सारे हमारे समाज के अंदर भी नुकसान है। ये एक मतलब एक विशेष एक समाज का नुकसान नहीं, सभी समाजों का नुकसान। जो भी गरीब है वो ही खाएगा, जो पैसे वाला वो तो ये ऐसी सामग्री यूज़ भी नहीं करेगा, अच्छी सामग्री यूज़ करेगा, चाहे मिर्ची हल्दी वगैरह। जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है वो ही करें। तो या तो गवर्नमेंट उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए जो खुद के खरीद के मतलब कमा सके। महीने के 1,000 रुपये अगर करना हो देना चाहिए, ताकि खुद देख के सही है या खराब है वो देख के खरीद सके, ये हम कहना चाहते हैं। सर, आपके क्षेत्र में खनन के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे क्षेत्र में खनन खनन तो पूरा विभाग है, लेकिन खनन विभाग संबंधित जो समस्या आती है वो मैं आपको आसपुर विधानसभा की बताना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से। आज हमारे इस एरिया के अंदर सोम कमलाबा डैम है, इसके बाद ये नदी है, देशोनाथ नदी है, इसके बाद सोम माही झाखम, उधर साबला आसपुर के अंदर विजय माता साइड ये नदियां है। वहाँ से काफ़ी सारी हमारी एक तरह से ये मान सकते हैं कि हमारी सुविधा है। और वह बजरी निकलती है, रेत निकलती है, तो वो रेत हमारे स्थानीय गाँवों के अंदर लोग ले जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि खनन विभाग द्वारा ज़बरदस्ती वहाँ पे चालान बनाए जाते हैं, ट्रैक्टरों के चालान बनाए जाते हैं। वहाँ पे 1,26,000 चालान तुरंत बना लेते हैं। तो कोई किसान और कोई व्यापारी या फिर कोई गरीब आदमी ट्रैक्टर लेके घर तक पहुंचता है और बीच में 1,26,000 का चालान बना देते हैं, तो वो फिर आवास में जो किस्त आ रही है वो तो चली जाएगी, 1.5 लाख के आसपास तो वो आवास का पैसा आ रहा है, तो वो पैसा ही वहाँ यूज़ हो जाता है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे ट्रैक्टर वाले भी परेशान हैं। तो मैं चाहूँगा कि खनन विभाग इसको या तो रॉयल्टी चालू करे या फिर ऐसी कोई पट्टे अट्टे दिया जाए ताकि लोगों की सुविधा हो और डैम्पर और ये पकड़े नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे डैम्पर भी जो भी लाता है वो भी बेचारा गरीब होता है, वही लाता है, जैसे तैसे लाता है और उसको पकड़ लेते हैं, 5-6 लाख रुपए नीचे आ जाता है। तो काफ़ी सारा हमारे विधानसभा में ये समस्या दिखने मिलती है और इससे आम जनता भी परेशान है। मैंने देखा कि मैं विधानसभा में घूमता रहता हूँ, लोग कहते हैं कि अपने पास में अगर रेत निकलती है, पत्थर निकलता
तो उसको हम हमारे सस्ते में पड़ता है। और जो गुजरात से लाते हैं, जैसे हमारे यहाँ आसपास के रेत हमको 2,000-3,000 रुपये में पड़ जाती है, वही रेत गुजरात वाली रेत हमको 15,000 में भी पड़ सकती है या 10,000 में पड़ती है, तो वो तो महंगी होगी। तो काफ़ी सारा ये लूटमार भी होता है। तो इसलिए हम विशेष करके ये खनन संबंधित यही कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ के स्थानीय में हमारे एरिया का हमारा जो भी धन निकलता है, चाहे खनन संबंधित, जैसे हमारा सोम कमलाबा के अंदर डैम के अंदर काफ़ी सारी मच्छियाँ निकलते हैं, वो एक बाहर के व्यापारी, दिल्ली साइड के व्यापारी आके ले जाते हैं। यहाँ गंदगी साफ करने के लिए बाहर के दिल्ली के आदमी और बाहर के विदेश के व्यापारी ठेकेदार आते हैं और यहाँ से पैसा कमाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया के अंदर ठेकेदार हो और एरिया के अंदर ही एरिया का पैसा एरिया के अंदर ही रहे और यहाँ के स्थानीय लोग कमाई करें, ये हम चाहते हैं। सर, भक्ति भाव के बारे में क्या कहें? देखो, भक्ति भाव में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद, मेरे घर भी भक्ति से ही हैं। हम भी, हमारे जो देवापुरु हैं महाराज, हम उनके भक्त हैं। आज हमारे भक्ति की बात करें, ये पूरा एरिया जो हमारा ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जैसे गुरु गोविंद जी के भक्त हैं, सतीश सुरमाल जी के भक्त हैं, हमारे यहाँ पे मावजी महाराज के भक्त हैं, देवापुरी के भक्त हैं, ऐसे ऐसे हमारे काफ़ी सारे रहे हुए हैं जिसके हमारे भक्त हैं। और उन्होंने जो भक्ति का काम करा है, गाँव गाँव में जाके भक्ति जगाने का काम करा, धोनिया जगाने की काम करा है और जन जागरण करा उन्होंने कि दारू बंद करना और मांस बंद करना। तो उससे हमारा काफ़ी सारा परिवर्तन भी हुआ समाज के अंदर। और हम भी यही, उनके जो हमारे महापुरुष के जो अधूरे सपने रह गए हैं, वही हम कर रहे हैं। आज भी हम हर गांव में, हर एरिया में चिंतन शिविर कर रहे हैं, तो वहाँ जन जागरण करते हैं कि हमारे एरिया के अंदर दारू विहीन एरिया होना चाहिए, दारू नहीं होना चाहिए। हमारे एरिया के अंदर काफ़ी सारे ये ठेके लगा रहा कि वो बंद होने चाहिए, है ना। तो काफ़ी सारे इससे हमारा सुधार हमारा समाज के अंदर हो सकता है। इसमें काफ़ी सारे दूसरे समाज के अंदर भी सुधार हो सकता है, क्योंकि ये मावजी महाराज ने कहा था कि सोता जुगनी शैली वरे कालियों की राज आवेगा। तो अभी धीरे धीरे हमारा राज आ रहा है और ये जब तक हम दारू नहीं छोड़ेंगे। और दारू भी एक ये है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी पार्टी जब चुनाव आता है तभी ये दारू और पिलाया जाता है। हमारे जैसे कई ऐसे कोतवाल हैं, जैसे उनके महापुरुषों द्वारा कई सारे हजारों कोतवाल हैं और लाखों भक्त हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं, चुनाव आने के बाद ये पॉलिटिक्स वाले ये करते हैं कि जो भगत है और जो कोतवाल है उसी के घर पे जाके पेटियां खाली कर देते हैं और वहाँ से दारू इधर इधर बांटा जाता है। तो वो जो कोतवाल होता है, वो भगत होता है, उसका भी बहुत बड़ा अपमान करते हैं ये। और वहाँ के आसपास के जो भी लोग रहते हैं वो भी मतलब के दारू पीने में चालू पड़ जाते हैं, ये सब होते हैं। ये अब नहीं हो रहा है। हम ये प्रचार कर रहे हैं कि जो भी कांग्रेस बीजेपी के लोग अगर दारू बांटता है, मांस बांटता है, उनको वोट नहीं देने का। और कई सारा हमारे गड्ढा गमिती और कोतवाल और उन्होंने भी निर्णय लिया है कि जो भी इस एरिया के अंदर दारू बांटेगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। और ये काफ़ी सारा परिवर्तन भी आज कई चुनाव में आप देख सकते हो। तो दारू पी के वोट ले लेते हैं, दारू पिला के वोट ले लेते हैं, मांस खिलाने से वोट ले लेते हैं, मुर्गे खिलाने से वोट ले लेते हैं। तो उससे काम नहीं होगा। आज लोग समझ रहा है कि एक वोट हम ऐसा देंगे जो 5 साल तक काम आएगा। तो इस तरह से लोग, आज आम लोग, जनता भी समझ रहा है, क्योंकि हर घर में एजुकेशन आया। आज भले हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज बच्चा बच्ची जो है पढ़े लिखे हैं, तो वो आज हर घर में एक युवा है तो वो सुधारने का काम कर रहा है। और भी काफ़ी सारे भक्ति के लाइन में, जैसे हमारे भगत बनाने के लिए गाँवों में कोतवाल बनाए जाते थे। तो कोतवाल के माध्यम से हम काफ़ी सारे हमारी संस्कृति का बचाव करते हैं हम लोग। हमारे जल जंगल ज़मीन की बातें होती, वहाँ पे काफ़ी सारे कोतवाल के माध्यम से हम ये जन जागरण करते थे। हाँ, साथ ही मैं एक ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा के अंदर और ये पूरे उदयपुर संभाग की बात है कि ट्राइबल के जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं वो अदर संभाग छोड़ के दूसरी जगह नौकरियाँ उनकी जॉब मिलती हैं, वो नहीं होना चाहिए, हमारे एरिया के अंदर ही होना चाहिए। और जितने भी मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि आसपुर विधानसभा के अंदर शिक्षा विभाग में देखो, चाहे राजस्व विभाग में देखो, चाहे चिकित्सा विभाग में देखो, सभी विभागों के अंदर स्टाफ की कमी है। तो आसपुर विधानसभा के
काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे कर्मचारी जो बाहर है इन सभी विभागों के अंदर, जैसे उदयपुर के साइड है, कई कोटड़े के साइड है, कोई बांसवाड़ा के, कई अजमेर बाड़मेर की तरफ है, तो उन सभी कर्मचारियों को मेरे स्थानीय विधानसभा के अंदर हम लाने का काम करेंगे और यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति हम करेंगे, और ताकि हमारे स्कूलों के अंदर अच्छी शिक्षा भी मिल पाएगी, और हॉस्पिटलों के अंदर अगर स्टाफ फुल होगा तो हमारे आम जनता जो ग्रामीण लोग हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर चाहे CSC हो, PSC हॉस्पिटल हो, अच्छी सुविधा मिल पाएगी, जिला मुख्यालय पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और राजस्व विभाग के अंदर भी काफ़ी सारे जैसे पटवारी है, जैसे गिरदावल है, काफ़ी सारे तहसीलदार है, काफ़ी सारे ये जैसे पटवारी वगैरह ये है, तो हमारे स्थानीय विधानसभा में हम लोग लाएंगे तो घर के पास ही रहेंगे, तो काफ़ी सारे स्थानीय गाँव में सुविधा भी दे पाएंगे और स्थानीय भाषा भी समझ पाएंगे और स्थानीय जो गरीबी है उनको भी समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे बड़ी लोगों को मेरे पे काफ़ी सारे फ़ोन भी आते हैं, हम अपने गृह विधानसभा में ले जाइए, तो हम ज़रूर उनके लिए संदेश देना चाहते हैं। अगर मैं आसपुर विधानसभा से विधायक बनता हूं तो अपने आसपुर विधानसभा गृह विधानसभा है उसमें हम ज़रूर लाएंगे। आप सभी साथियों से ये निवेदन करें। एकता समाचार न्यूज़ के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, मेरी आपने काफ़ी सारी बातें ली और मेरी आवाज़ को आपने सुना और जनता तक पहुँचा रहे हो, आम जनता तक। मैं एक ही अपील करना चाह रहा हूँ कि मेरी जो उम्मीदें हैं आसपुर विधानसभा को लेके, जो एक बार मैं सेकंड पोजीशन मेरी रही, 52,000 से ऊपर वोट मेरे को मिले, और तब से मैं लगा हुआ समाज के हित में या आम जनता के बीच में जाता हो, चाहे सुख का दुख का कोई भी कार्यक्रम हो वहाँ पे इस कार्यक्रम में सम्मिलित भी होता हूँ, और जहाँ पे ज़मीन का मामला होता है वहाँ पे भी मैं पहुँचता हूँ, और जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय के लिए मैं हमेशा तैयार रहता, तत्पर रहता हूँ। तो सभी आसपुर विधानसभा की जनता से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मेरे युवा साथी, बुजुर्ग और माता बहनें सभी से, कि आसपुर विधानसभा में एक बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सबका साथ सहयोग से मैं आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आसपुर विधानसभा में विकास को लेके और शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके काम करूँगा काफ़ी अच्छा, और एक बार मुझे मौका मिलता है मैं काफ़ी सारा परिवर्तन आसपुर विधानसभा में करता, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। आम जनता सर्व समाज से करना चाहता हूँ।